व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रमोद तिवारी ने बिहार बंद पर कड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव बोले, नीतीश मोदी गरीबों के वोट काट रहे। केरल में कुलपति की कमी से विश्वविद्यालयों में हंगामा। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार बंद पर कड़ा बयान दिया। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार बंद में भाग लिया और अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक आम आदमी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, इस कदम पर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बिहार की 88% से अधिक आबादी का जिक्र करते हुए कहा, बिहार की 88% से ज्यादा आबादी मजदूरी के लिए राज्य से बाहर जाती है। बहुत साफ कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास है, आम आदमी के अधिकारों का हनन का जो प्रयास है, उसका कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन पुरजोर विरोध करता है। मुझे समझाएं, ये सुविधा संपन्न लोग 88%, 88% से ज्यादा की आबादी बिहार में देहात में रहती है, मजदूरी करने बाहर जाती है। जिसके पास रहने को भी घर नहीं, वो अपनी तो शायद कहीं से ढूंढ ढांड कर निकाल दे, वो अपने पुरखों की कहां से निकालेगा? ये कैसा भद्दा मजाक है लोकतंत्र में कि कल तक नारा था मतदान बढ़ाओ, अब मतदान कम करो क्योंकि भाजपा सरकार खतरे में है, भाजपा सरकार जाने वाली है। मैं कहना चाहता हूं आपको, बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आपने जो आधार कार्ड बनाया था उस समय तो कहा था ये दुनिया का सर्वशक्तिमान कार्ड होगा, अब उसी को क्यों रिजेक्ट कर रही? ये सरकार की नीयत इसी से साफ हो जाती है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, पूरी ताकत से सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जनता की अदालत तक हम इसे लड़ेंगे। राहुल गांधी भी गए हैं सर आज दिखाने के लिए इस बात को, सॉलिडारिटी के लिए, क्योंकि भारत बंद बुलाया गया था महागठबंधन की तरफ से, आज बिहार में बुलाया गया है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं और भी चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। कैसे देखें उसको? देखिए, अब तो चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव और उसके पहले पार्लियामेंट के पहले दूसरे चरण के चुनाव में बेनकाब हो चुका है। अब सिर्फ एक मर्यादा बची है कि सब इलेक्शन कमीशन के बारे में कितना बोलो कितना ना बोलो, पर सही तो है, लोकतंत्र की चीर हरण किया किसी ने, तो दुर्भाग्य है कि इलेक्शन कमीशन ने, पिछली इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, अब हम इन्हें करने नहीं देंगे। आप चाहते क्या है? जनता ज्यादा से ज्यादा वोट डाले, या आप चाहते हैं कि जो परंपरागत गरीब, मजदूर, अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीब तबका है, अमीरों के पास तो पीए भी होंगे, अमीरों के पास तो रख रखाव के साधन भी होंगे, इनके पास नहीं होते। ये कौन सा हुक्मनामा आपने जारी किया है? ये हुक्मनामा है या लोकतंत्र का कत्लनामा है? बताए इलेक्शन कमीशन, और जिसके इशारे पे किया है मोदी सरकार बताए। हम लड़ेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए। जो काम अंग्रेजों ने किया था ना, वही तो अब मोदी सरकार कर रही है। सर, भारत बंद आज बुलाया गया है कई संगठनों के द्वारा, जो सरकार की कई नीतियां, चाहे वो किसान को लेकर हो, मजदूरों को लेकर हो, और जो नीतियां उनके खिलाफ आज बहुत बड़ा एक जो है स्तर पे भारत बंद बुलाया गया है। कांग्रेस का क्या इसके ऊपर स्टैंड है? मैं भारतवर्ष के मजदूरों, किसानों और भारत की जनता को, जिसमें शामिल तो नहीं हो रही है, पर महंगाई, बेरोजगारी और देश की लुटती हुई संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में जाने की निजीकरण की योजना पर खड़े होकर कह रही है, ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरे देश से यही खबरें निकल कर आ रही हैं। मैं इस सफल आंदोलन की, चुनौती की
प्रदर्शन की सराहना करता हूं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव ने बिहार बंद रैली में मोदी और नीतीश पर साधा निशाना। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ महागठबंधन द्वारा आयोजित बिहार बंद रैली में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा, मोदी जी और नीतीश कुमार के इशारों पर गरीबों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार जी की दादागिरी अब नहीं चलेगी। आप सबके जज्बे को, हौसले को तेजस्वी सलाम करता है। देखिए, आज जो बिहार बंद बुलाया गया है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग हो गया है। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, जो समाज अंतिम पायदान पे खड़ा है, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोगों के वोट को काटने की। जो मजदूरी करने बाहर गया है, नौकरी के लिए बाहर गया है बिहार के, जो बिहार के लगभग 4.5 करोड़ लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। धन्यवाद देना चाहते हैं आज बजट के सभी साथियों का, तीनों पार्टियों को बीजेपी पार्टी, आज पार्टी राहुल जी का हम फिर से धन्यवाद देते हैं। भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और इसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हर किसी नहीं होने देंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केरल में कुलपति की कमी से विश्वविद्यालयों में हंगामा। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक वीडी सतीसन ने एसएफआई के विरोध प्रदर्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और पुलिस की मदद से एसएफआई कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में गुंडों की तरह कार्य किया है। सतीसन ने कहा, एसएफआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालयों में घुसकर कर्मचारियों और छात्रों पर हमला किया। राज्य सरकार और पुलिस की मदद से यह सब किया जा रहा है। It was a Gunda Raj. With the support of the state government and the police, the SFI activists acted just like Gundas across Kerala. In all the universities, they penetrated into the university. When the police was witnessing all these incidents, they attacked the employees of the universities. They attacked the students, those who came to the university for various purposes. They attacked them. What is this? This is a strike against the governor. If you are striking against the governor, go to Rajbhavan. Why you are going to universities? Now in Kerala, the Rajbhavan and government has been fighting for a long time. The victims are the students in higher education. In 12 universities, out of 13 universities in Kerala, there are no
permanent vice chancellors. In all the places, the temporary vice chancellors and syndicate members are fighting with each other. No academic discussions are going on. So this is the position of the universities are very vulnerable across Kerala. So they have to settle the matter. These are simple reasons. They are fighting each other. And the CPM and their students wing wanted to deviate from the core issues. Now the entire Kerala is discussing that the health Kerala is in ventilator. In almost all the medical colleges as well as in the government hospitals, you know that there are huge scarcity of medicines, surgical equipments. So they are in trouble. The staff pattern is very low. So the poor people are suffering across Kerala. So the opposition and the general public are discussing about the health Kerala which is in ventilator. So there should be a healthy debate. And we are fighting, we are striking, demanding the resignation of the Honorable Health Minister. Now the CPM wanted to deviate. That is why they are fighting against the governor and making problems in the universities. Pardon? Suicides are increasing in Kerala day by day. The government has to study and take data. Then we have to address those issues. Then only we can prevent the increase in suicides in Kerala. She was a vlogger, and the tourism department invited her to Kerala for their propaganda. That time she was not a spy. After that, the central agencies found that she is a spy. So the state government, we are in the opposition in Kerala. I will not accuse the state tourism minister or the tourism department for that. Nobody will invite her if they knew that she was a spy. She was not a spy at that time. Then only proved that. So we are responsible opposition. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहजाद पूनावाला ने बिहार में बिहार बंद पर राहुल और तेजस्वी पर हमला किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बिहार बंद रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। पूनावाला ने कहा कि दोनों नेता चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। एक चारा चोर पार्टी और दूसरी जमीनी चोर पार्टी दोनों मिलकर एक संवैधानिक संस्था पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, एक चारा चोर वाली पार्टी, एक जमीन चोर वाली पार्टी, दोनों मिलकर आज चोरी का आरोप उन पर लगा रहे हैं जो एक संवैधानिक संस्था को चलाते हैं। और किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन केवल एक बहाना है, दरअसल अपने आप को, अपने परिवार को हार से बचाना है, इसीलिए ये निशाना है। इसका प्रमाण बार बार सामने आता है। यही इलेक्शन कमीशन जब तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में चुनाव कराता है तब वो ठीक होता है, जब महाराष्ट्र और हरियाणा में हारते हैं तब वो खराब हो जाता है। ये दरअसल ईसी का नहीं, ये सीसी का मामला है। ईसी इलेक्शन कमीशन है, सीसी कंडीशनल कमिटमेंट है। इन दोनों का मतलब तेजस्वी जी का और राहुल गांधी जी का कमिटमेंट परिवार तंत्र को ज्यादा है, संवैधानिक तंत्र को कम है। इसीलिए जुडिशरी से फैसला मेरे पक्ष में है तब ठीक है, जुडिशरी मेरे परिवार को कन्विक्ट कर दे तो जुडिशरी खराब। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई निर्णय है मैं जीत जाऊं चुनाव बायपोल तो ठीक है, वरना इलेक्शन कमीशन खराब। इनको तो ओमर अब्दुल्ला ने भी बताया है कि जब जीते तो हम, वरना इलेक्शन कमीशन में कहां है दम। इस प्रकार का जो आरोप लगाते हैं ये गलत है, पर ना ओमर अब्दुल्ला की सुनते हैं ना सुप्रीम कोर्ट की सुनते हैं। अब कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है और इसीलिए सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो संविधान के ऊपर शरिया को रखते हैं। अभी संसद से पारित कानून को भी कैसे टोकरे में डालना है, ये बात तेजस्वी यादव ने की। तो जिनका भरोसा संवैधानिक तंत्र पर नहीं, केवल परिवार तंत्र और शरिया में है, वो स्वाभाविक बात से इलेक्शन कमीशन को इस प्रकार की गाली देंगे। ये ईसीआई नहीं, ये ईएमआई है।
ये इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा सन एंड ग्रैंडसन है, जिसमें कि बार बार परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखा जाता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार, प्रदीप भंडारी बोले। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण एजेंडा तय किया और ये साबित कर दिया कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक एजेंडा तय किया है और ये स्थापित किया है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और ग्लोबल साउथ में सबसे शक्तिशाली आवाज है। ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में भारत ने एजेंडा भी सेट करा है और ये स्थापित कर दिया है कि भारत दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है और आज भारत ग्लोबल साउथ की इकलौती सबसे प्रखर आवाज है। पहलगाम आतंकवादी हमले में ब्रिक्स के नेशंस द्वारा यूनानिमस कंडेमनेशन और भारत द्वारा टेरर पे दो टूक दुनिया को कहना कि टेरर पे कन्वीनियंस के हिसाब से एक्शन नहीं हो सकता, ये स्थापित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को बखूबी दुनिया के हर सम्मेलन में रखता है और आज दुनिया का हर देश भारत के स्वर में स्वर मिलाता है। जो लोग ये कह रहे थे इस देश के अंदर एक लॉबी कि पाकिस्तान और भारत का हाइफनेशन हुआ है, आज उनके मुंह पे भी ब्रिक्स की सम्मेलन में सभी नेशंस द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले को कंडेम करना एक करारा तमाचा है। याद करिए वो दौर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और ब्रिक्स के अंदर ये कहा जाता था कि ब्रिक्स में भारत की जगह इंडोनेशिया को होना चाहिए क्योंकि भारत ब्रिक्स का एक वीक स्पॉट है। कांग्रेस के समय में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, डबल डिजिट इन्फ्लेशन था। आज भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रिक्स की इकोनॉमी है, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन है और साथ में जो भारत सेट करता है एजेंडा वो ही ब्रिक्स का आज एजेंडा है। ब्राजील द्वारा अपना हाईएस्ट सिविलियन स्टेट ऑनर देना, मोर देन 25 precisely 26 state honors conferred on Prime Minister Narendra Modi suggest that there is a global unanimity that India is set to be and is currently one of the leaders of the world. 15 पार्लियामेंट्स को प्रधानमंत्री जी ओवर द इयर्स द्वारा एड्रेस करना ये भी स्थापित करता है कि आज ये ग्लोबल यूनानिमिटी है कि जो भारत कहता है वो दुनिया सुनती है, मानती है और फॉलो करती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या विपक्ष घुसपैठियों और अन्य अवैध नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना चाहता है? रविकांत प्रशांत ने बिहार में मतदाता सूची पर हो रहे संशोधन को लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक विपक्ष ऐसा संशोधन कर रहस्य गिरियों और अन्य अवैध नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना चाहता है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये आरोपपति जहां रहे हैं वे कि विपक्ष इन अवैध मतदाताओं के आधार पर चुनावी राजनीति कर सकता है और इससे संविधान और देश की चुनावी प्रक्रिया पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। आज वोटर रिवीजन को लेकर करके विपक्षी पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी, तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे कुछ बड़ी बातें रखना है देश के सामने पार्टी की ओर से। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला हो।
मैं पटना का सांसद हूं, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहां का वोटर नहीं हूं। मैं पटना में वोटर हूं, बाकी लोग वोटर हैं। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है, ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं या जो बाकी हैं? तो सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से वोटर बन गया उसके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। सीधी बात यह है कि इनको लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे बिहार के चुनाव में, जैसे बाकी जगह हारे, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, उसके बाद देश। इसलिए ये देश के सामने बताना जरूरी है कि ये कौन सी राजनीति है कि आप लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मेंशन करते हैं केस की कल सुनवाई होने वाली है, और आज आप सड़कों पे दबाव बना रहे हैं। दिस होल अप्रोच ऑफ द अपोजिशन पार्टी इज वेरी गिव्स लाइफ टू सीरियस क्वेश्चंस। You filed cases in Supreme Court, MPs filed, your supporters filed, you get the case mentioned. I understand tomorrow the case is going to be heard and today you are on the streets. Is it some kind of a pressure being sought to be created? ये हम कहना चाहते हैं। जहां तक इस पूरे मामले की सच्चाई है, थोड़ा हमने जानकारी प्राप्त की। 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं बिहार में, जिसमें 4 करोड़ का इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं जिसमें 4 करोड़ मतदाताओं ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दिया। तो मतलब मोर देन 50% जमा हो गया। और अभी 16 दिन बाकी हैं। जो ये काम चल रहा है इसमें भी 16 दिन बाकी हैं। तो ये इसका प्रोग्रेस और ये इसका पेस है। अब जहां तक सवाल है कि चुनाव आयोग ने, जहां तक मेरी जानकारी है, स्पष्ट रूप से कहा है कि 2003 तक जो वोटर लिस्ट में नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय गहन रिवीजन हुआ था। अब अभी जो दिया जा रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज देश में 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं कि नहीं? सबका बैंक अकाउंट है कि नहीं? इतने लोग को पेंशन, बाकी चीजें सरकार को बता दी जाती हैं, तो उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं? स्कूल का सर्टिफिकेट है कि नहीं? और ये जानकारी आपको रहना जरूरी है कि 1 लाख बूथ है और 4 लाख BLO काम कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, 1 लाख बूथ हैं बिहार में और 4 लाख BLO ये पूरे आवेदन पत्र को ले रहे हैं। और इसके बाद भी ये जब काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल पब्लिश होगा, उसमें सुधार किया जाएगा। आपको आपत्ति है तो सुनवाई की जाएगी। अगर आपको आदेश से खुश नहीं है रिटर्निंग ऑफिसर के, तो आप कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकते हैं।
वहाँ भी आप खुश नहीं हैं तो ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी जो बिहार के हैं वहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बार बार पब्लिकली आई है, लेकिन मेरा फिर कहना है, आप चाहते क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, कभी आप ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हैं। आज जब एक सघन पुनरीक्षण हो रहा है जिसमें 50% से अधिक लोगों ने अपनी इच्छा से फॉर्म भर दिया, तो आप आपत्ति कर रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वाणिज्य मंत्रालय का आधिकारिक बयान जरूरी। सुप्रिया सुले, जो बारामती से एनसीपी सांसद है, ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों पर 10% ट्रैफिक लगाने की चेतावनी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है कि हमें वाणिज्य मंत्रालय के आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। हमें ये समझना होगा कि इसका किस उत्पाद श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारत सरकार का आधिकारिक बयान महत्वपूर्ण होगा और तभी हम कोई टिप्पणी कर सकते हैं। हमें भारत सरकार से आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप कहीं ऐसे बयान देते हैं जिसका दुनिया पर असर पड़ता है। Well, I think we have to wait for the official statement of the Commerce Ministry. We'll have to understand how this is going to impact which product line. So I think we'll just have to wait for an official statement by Government of India. And President Trump makes a lot of statements which impact the world. So I think let's just wait to hear the whole story. What MEA says, what Commerce Ministry says. Only then I think we'll all be in a position to say something. And you have been tweeting about the Hinjewadi power outage. How's the situation right now? There are a lot of IT companies are facing issues right now. Well, government of Maharashtra, the present government has completely failed Rajiv Gandhi Infotech Park. This is something I personally have been following endlessly. I've been asking the Honorable Chief Minister for time. I have not been successful in it. I'm sure he's a very busy man, but he has to realize that Rajiv Gandhi Infotech Park is a very, very important investment made in Maharashtra. It's internationally known. It has basic amenity issues which government of Maharashtra is not acting on, be it flooding, be it simple something as electricity. Can you imagine? It's a global city, the Rajiv Gandhi Infotech Park on its own. There are 6 lakh people working there every day, directly, indirectly, separately. It's a global hub. We have all international companies investing there. And if there's going to be an electricity problem, it's a shame. And it has proved again that the present Maharashtra government has failed investments in Maharashtra. Ma'am, Bihar is observing a Bihar Bandh today and asking for the change in electoral rules, revision in electoral rules. This is something which Maharashtra is already facing. How do you react? Well, I think it's very unfortunate that in a country like ours, which is a vibrant democracy and one of the largest democracies in the world, today is going through so many questions regarding election process. So I think this is a great opportunity for the Election Commission of India to come and show full transparency and reassure the country that the Election Commission is not influenced by any political party or any government. One last question. A lot of debate on Marathi, non-Marathi in the state. MNS holding morcha, the counter morcha, these things are happening. We've seen yesterday a lot of chaos at Mayor Road also. What's your view? Mismanagement of the Maharashtra government. Maharashtra government has again failed. कल जो चीज मुंबई में हुई वो गलत हुई और हम कोई भी हिंदी के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि कोई भी चीज आप फोर्स मत करिए किसी पे। और जिस तरह से गुंडागर्दी चल रही है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, आपको याद होगा अगर वाईबी चौहान जी का आपने भाषण सुना है, जब उन्होंने शपथ ली, तब उन्होंने भाषण किया था, जब मुख्यमंत्री की शपथ ली 1 मई को, उन्होंने कहा था जो महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी है और हम सबको मराठी होने का, भारतीय होने का हमें बहुत अभिमान है। लेकिन अगर कोई हमारे लोगों को पीटे, हमारे लोगों को धमकी दे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पे कुछ एक्शन न ले तो क्या करेंगे लोग? फिर कैसे लोगों को डर लग रहा है आज कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, दूसरा कोई भी आके हमको धमकी देके चलेगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। Thank you.
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सत्ता में आने के 10 महीने बाद भी वादा किया गया अनुदान नहीं मिला। एससीपी विधायक रोहित पवार ने आजाद मैदान में शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन पर सरकार की निंदा की। सत्ता में आने के 10 महीने बाद भी शिक्षकों का वादा किया गया था, अनुदान नहीं मिला। उन्होंने बताया कि कल यहां 12,000 लोग थे और अब विरोध कर रहे शिक्षा की संख्या 18,000 तक पहुंच चुकी है। पवार ने यह भी बताया कि कल गिरीश मंझान ने शिक्षकों से कहा था कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री उनके साथ बैठक करेंगे और उनकी मांगे स्वीकार करेंगे। कल गिरीश मंझान ने यहां भी शिक्षकों से कहा कि आज मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाएंगे और उनकी मांगों को स्वीकार करेंगे। देखो 14 अक्टूबर 2024 मतलब जो इलेक्शन है विधानसभा का जो महाराष्ट्र में हुआ था, उसके आचार संहिता लगने के एक दिन पहले एक जीआर निकाला गया था इन टीचर्स के बारे में। वो जीआर ऐसे था कि अनुदान इन सब जो टीचर्स है उनको वो मिल जाएगा, लेकिन 10 महीना हो गए, मतलब उसके बाद इलेक्शन हो गया, उनको वोट्स मिल गए, सत्ता में आ गए, सरकार स्थापन किया, लेकिन 10 महीना हुआ है, उनको अभी तक वो अनुदान मिला नहीं। फर्स्ट अधिवेशन हो गया, दूसरा हो गया, अभी तीसरा चालू है। तब ये जो टीचर्स है उन्होंने डिसाइड किया कि अभी एक साथ आने की जरूरत है। इसलिए अगर आप देखो कल 12,000 लोग थे, अभी 18,000 लोग हैं। बहुत बड़े संख्यों में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। कल जब मैं इनसे मिला, उनको हमने शब्द दिया था, ये तो जो आंदोलन है वो सब टीचर्स ने वहाँ पे उठाया है, हमने उनको सपोर्ट किया है। तो जो शिक्षक निर्णय लेंगे हमारा सपोर्ट रहेगा। उनका एक निर्णय था, यहाँ पे हम बैठ के रहेंगे। कल रात भर मैं खुद यहाँ पे था। कल शाम को यहाँ पे प्रेशर बढ़ने के बाद महाजन साहब जो मंत्री है यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे जो शिक्षक है उनको शब्द दिया कि अभी दूसरे दिन मतलब आज 11, 12, 1 के टाइम के आसपास मुख्यमंत्री और दोनों डीसीएम एक मीटिंग बुलाएंगे। वहाँ पे यहाँ के जो प्रतिनिधि है शिक्षक वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे चर्चा होके जो मांगनी या डिमांड्स ये जो टीचर्स के वो पूरी डिमांड्स हम एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे वहाँ पे कहा गया है। ये जो आश्वासन दिया है कि नहीं बात होगी, वो जो ब्रिज बनने का जो हमेशा बनते हैं महाजन साहब, अब इससे आपकी क्या भूमिका है, क्योंकि शरद पवार साहब भी यहाँ आके जाए। देखो 12,000 लोग कल थे, अभी 18,000 लोग हैं। ये विषय 70,000 टीचर्स का है, तो धीरे धीरे 2-3 दिन में ये जो आंकड़ा है वो 70,000 तक जा सकता है। अगर इन्होंने डिसाइड किया कि अपने मम्मी पापा को, पिताजी को, अपने बेटों को, बेटियों को अगर यहाँ पे लेके आए, वो आंकड़ा 1 लाख के आगे जा सकता है। ये सरकार को वो अफोर्ड नहीं होगा। इसलिए ये सरकार 100% आज कुछ न कुछ तो पॉजिटिव निर्णय ये जो हमारे टीचर्स है उनके बारे में लेंगे। अगर वो डिमांड जो हमारी है वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की तो ये सरकार को बहुत बड़ी कीमत, पॉलिटिकल कीमत वहाँ पे मोजनी पड़ेगी। टीचर्स का इतना बड़ा सवाल है, अभी महाराष्ट्र में जो बड़े मुद्दे हैं, क्या इनको भाषा मराठी को लेकर भटकाया जा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखो, इनको बताया गया था इलेक्शन के पहले, शब्द दिया था जीआर के माध्यम से कि आपको हम अनुदान देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन हो गया और इलेक्शन होने के बाद अब 10 महीना हो गया, अभी तक उनको अनुदान नहीं दे रहे। तो ये सरकार ने जो शब्द दिया था उसके बारे में ये आंदोलन है। अभी किसानों को उन्होंने शब्द दिया था कि आपके हम लोन वेवर देंगे, अभी तक लोन वेवर नहीं हुआ। हमारी जो लाड़की बहना थी उनको बताया था 1500 से 2100 तक लेके जाएंगे, वो वहाँ पे शब्द पूर्ण नहीं किया। तो इन लोगों का और महाराष्ट्र के तमाम जनता का कहना है ये सरकार झूठ बोलते हुए सत्ता में आई है और सत्ता में आने के बाद लोगों को ये भूल गई है। तो ये आंदोलन इस सरकार को याद दिलाने के लिए है कि आपने ये शब्द दिया था जो आपको पूरा करना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल, उद्धव और आदित्य ठाकरे भी अभी थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। आपकी यूनाइट महाविकास आघाड़ी की अभी क्या भूमिका है, क्या मैसेज कन्वे करना? महाविकास आघाड़ी तो इन सबको सपोर्ट कर रही है। हमारा कहना है कि ये सरकार सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट कर रहा है। अभी शक्ति मार्ग जो 85,000 करोड़ का
ये सरकार करने वाली है। वहाँ पे गडकरी साहब ने नेशनल हाईवे ने ऑलरेडी एक रोड बना के रखा है, तो 85,000 करोड़ रुपीस क्यों आपको खर्चा करना है? तो इनको 1000 करोड़ दे सकते हो, किसानों को मदद कर सकते हो, लाड़की बहना को मदद कर सकते हो। महाविकास आघाड़ी एक कॉमन मैन के साथ है, कॉमन पर्सन के साथ है, लेकिन ये सरकार कॉन्ट्रैक्टर के साथ है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सत्तारूढ़ दल पर कार्यवाही नहीं होगी, बोले भास्कर जाधव। शिवसेना यूबीडी के विधायक भास्कर जाधव ने आरोप लगाया कि शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा कैबिनेट कर्मचारियों को थप्पड़ मारने के बावजूद सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी। इससे सरकार में सत्तारूढ़ दल के लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। भास्कर जाधव ने ये भी कहा कि वे ये मुद्दा सदन में नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहां भी सरकारों के पक्ष ही बचाव कर सकता है। मैं सदन में ये मुद्दा नहीं उठाऊंगा, क्योंकि जब हम सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाते हैं तो अध्यक्ष ही हमें जवाब देते हैं, इसलिए सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। ऐसा है कि लास्ट 3 साल से और अपने 3 सालों का कुछ लेखा जोखा, कुछ हिस्ट्री निकाली तो आपको ये जानकारी होगी कि 3 साल से ये सत्ताधारी पार्टी के लोग, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, किसी के बारे में कुछ भी, कैसे भी, क्या भी बोलते हैं और इतना बोलते हैं कि सब मर्यादाएं वो पार कर की है उन्होंने। लेकिन जो पार्टी खुद को सभ्य पार्टी कहती है, सुसंस्कृत पार्टी कहती है, जो पार्टी आइडियोलॉजिकली हम ही एक पार्टी पूरे आइडियोलॉजी के तौर पे चलते हैं, उसी राह पे चलते हैं, ऐसे कहने वाली पार्टी कभी भी ऐसे बेजवाबदार वक्तव्य करने वाले उनके जो लोग होते हैं, उन्हें कभी रोका, कभी रुकाया, ऐसा एक भी उदाहरण हमारे सामने नहीं है। उल्टा हर 2 महीने में, 3 महीने के बाद कोई और नए चेहरे कुछ भी बोलने के लिए सामने लाने के 2 महीने के बाद वो चेहरे थोड़े पीछे जाते हैं, नए चेहरे आते हैं। तो मुझे लगता है ये पार्टी का कुछ कार्यक्रम है क्या, पार्टी का कुछ प्रोग्राम है क्या? और ये ऐसी दादागिरी करना, मारपीट करना, इसका कभी समर्थन हुआ नहीं, होगा नहीं। सदन चल रहा है और फिर भी इस तरह का काम करते हैं कुछ एमएलए, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जरूरत है क्या? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कभी नहीं होगी इस सरकार में। अभी आपने देखा होगा कुमार कामरा की ना, क्या नाम है उनका, कुणाल कामरा, उन्होंने कुछ किसी के ऊपर टिप्पणी की और वो टिप्पणी किसी ने दोहराई, जैसे कि हमारी बहन सुषमा जी अंधारे, वो तो हाउस की मेंबर भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है। उन्होंने हाउस में काम करने वालों लोगों के काम में कोई रुकावट भी नहीं लाया। और अगर हाउस में काम करने वाले किसी भी मेंबर पे, या मिनिस्टर हो या एमएलए हो, उसमें रुकावट लाती है तो ही उसके ऊपर हक भंग करके प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन वो सुषमा जी अंधारे इस पार्टी की सदस्य भी नहीं है और उन्होंने किसी के काम में रोड़ा भी नहीं डाला, कोई काम में अड़चन भी नहीं की, फिर भी ये सरकार उनके ऊपर हक भंग प्रस्ताव लाती है। लेकिन अपने पार्टी के लोग, अपने मंत्रिमंडल के सदस्य, अपने पार्टी के सदस्य ऐसे बर्ताव करते हैं, उनको ये सत्ताधारी पार्टी कभी कुछ बोलेगी इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता और अपेक्षा भी नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो कोई लॉ अपने हाथ में लेगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और ये उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था वो मनसे को लेकर किया था। लेकिन अब उन्हीं के विधायक जो है वो अगर ऐसा काम करे तो क्या ये समय नहीं आया कि अपोजिशन उनको सवाल करे अभी महाराष्ट्र सीएम को? ऐसा है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र जी फडणवीस ये बड़े चालाक है, वो खुद एडवोकेट है। वो जब स्टेटमेंट करते हैं तो उसका दोहरा अर्थ निकलता है। उसका अर्थ यही होता है कि अपोजिशन वालों ने और अगर कोई कानून हाथ में लिया तो उसके ऊपर एक्शन होगी, लेकिन हमारी सत्ता के पार्टी के लोगों ने कुछ भी गलत काम किया तो उसके ऊपर हम एक्शन नहीं लेंगे,
ऐसा उसका दोहरा अर्थ होता है। खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी सरकार? आपको लगता है सरकार कोई कार्रवाई करेगी? मैडम, मैं खुद ये इस मामले में सदन में कुछ भी मुद्दा नहीं उठाऊंगा। मैं जो है ये बोलता हूँ, आपके सामने बोलूंगा, वहां जाके मुद्दा उठाऊंगा और उठाऊंगा नहीं। मैं अभी बात कहता हूँ कि इसके बारे में मैं कुछ भी हाउस में मुद्दा उठाऊंगा नहीं। क्यों? इसका कारण ये है, मुद्दा क्यों नहीं उठाऊंगा? हम मुद्दा उठाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, हम उत्तर चाहते हैं और हमारा राइट बनता है, हक बनता है कि सरकार ने हमें जवाब देना चाहिए। आंसर तो सरकार ने देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात हाउस में हमें अनुभव तौर पे आती है कि सरकार को हम सवाल करते हैं और सरकार हमें जवाब देने के बजाय चेयरपर्सन ही जवाब देते हैं। जैसा कि चेयरपर्सन ही सरकार है, तो हमें मालूम है कि यहाँ जवाब सरकार नहीं देगी, चेयरपर्सन से मिलेगा, तो उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं। इसीलिए मैं ये सवाल नहीं उठी। सरकार क्या डिफेंड करती है ऐसे लोगों को? आपको लगता है कि जो उनके पक्ष से है, उनके अलायंस से है? मैंने अभी भी कहा कि सरकार डिपेंड नहीं, ये सरकारी तो कार्यक्रम नहीं है ना, ऐसा मैंने स्टेटमेंट किया। ओके, आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी को खुद इस्तीफा देना चाहिए, बोले सम्राट चौधरी। बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने सवाल उठाए कि राहुल गांधी सिर्फ बिहार को क्यों निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी झारखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक के लिए ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं। सम्राट चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए जनता ने उन्हें घर भेज दिया। उन्होंने कांग्रेस सनातकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले नेताओं के घर पर ही चुनाव आयोग की नियुक्ति होती थी। कर रहे हैं खिलाफ में राहुल गांधी ने कहा कि जैसे आप महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ने चोरी करके वहां सरकार बनाई, बिहार में भी बिहारियों के वोट, युवाओं के वोट चोरी करने का प्लान है इनका। तो झारखंड में क्यों नहीं बता रहे, हिमाचल में क्यों नहीं बता रहे, कर्नाटक में क्यों नहीं बता रहे, तेलंगाना में क्यों नहीं बता रहे? तो ये लोग को इस्तीफा करना चाहिए। राहुल गांधी जी को स्वयं इस्तीफा कर देना चाहिए। 99 सांसद जीत कर आए थे तो पूरा तमका लेकर घूम रहे थे कि हम ही जो है जीत गए। तो भाई चुनाव में चले जाइए, सब इस्तीफा कर दीजिए। ये लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जनता के लिए कुछ किया नहीं, तो जनता ने घर बैठा दिया। संवैधानिक पद पे बैठे हुए इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि आरएसएस संघ के अपॉइंटमेंट से इनका यहाँ पे नियुक्ति हुई है, ये लोग उसके थ्रू आए। आप देखिए, गांधी परिवार के मुंह से ये सब बोली अच्छी नहीं लगती है। गांधी परिवार जिसने इमरजेंसी डाला हो, जिसने 370 बिना संविधान में डाले हुए ही 35A जो है नोटिफाइड कर दिया हो, वो परिवार बोल भी सकता है क्या? संविधान के चर्चा कर भी कैसे सकता है? ये अपने आप में दुर्भाग्य है। आप तो घर में बैठ के इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करते थे, आज तो पूरी कमेटी बनी हुई है। देखिए, इस देश की ये दशा होना, ये सिर्फ गांधी परिवार का ही अपराध है। और बिहार जैसे राज्य यदि पीछे छूटे हैं तो 15 साल जो ब्लॉक किया लालू प्रसाद जी ने, आज यदि पिछड़े हैं, लोग पलायन कर गए, डर से भाग गए, तो वो लालू प्रसाद जी कर देते। अभी सर वोटर का जो रिवीजन हो रहा है उसमें क्या फैक्ट पाए गए हैं? देखिए, एकदम महत्वपूर्ण चीजें जानकारी मिल रही है। किशनगंज जिले में जहाँ एवरेज 20,000, 22,000, 25,000 लोग आवेदन करते थे आवासीय प्रमाण पत्र के लिए, पिछले 7-8 दिनों में, मात्र 7-8 दिनों में 2,41,000 लोग, मतलब 10 टाइम्स लोगों ने आवेदन किया है। तो ये चिंता का विषय है। इसको निर्वाचन आयोग को भी देखना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी इसको देखें कि इसमें कोई बांग्लादेशी नहीं घुसे, इसका जरूर ध्यान रखना। एक अंतिम सवाल, क्या लग रहा है कि सर जिस तरीके से लोग सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं कि अब की बार जो है हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी यहाँ से चली जाएगी, क्या ऐसा हो सकता है? आपको लग रहा है? देखिए, ये जनता तय करती है, मैं तो नहीं तय करता हूँ, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र ने लालू जी को भी हराया, कांग्रेस को भी हराया, और ये जो पूरी टीम है, लालू जी के प्रतिनिधि वाला टीम, राबड़ी जी हो, तेजस्वी जी हो,
सबको जनता ने हराया है और जनता जानती है लालू आएंगे तो क्या करेंगे, नीतीश आएंगे तो क्या करेंगे, विकास बनाम विनाश यार की जनता जानती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना दिल्ली अमृतसर भारत एक्सप्रेसवे अब चलेगी हर दिन। रेलवे ने बिहार के यात्रियों के लिए अमृत भारत एक्सप्रेसवे ट्रेनों की सौगात दे दी है। रेलवे बोर्ड ने सूचना और प्रसार के कार्यकारी निर्देशक दिलीप कुमार ने जानकारी देते हुए कहा, रेल मंत्री की हालिया बिहार यात्रा में 5 नई ट्रेनों की घोषणा की गई है, जिसमें से 4 अमृत भारत एक्सप्रेसवे ट्रेनें हैं। पूरे देश में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए काफी बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और हम लोगों की कोशिश है कि हर क्षेत्र से, हर प्रांत से नई गाड़ियों का परिचालन किया जाए, यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जाए। हाल में जब माननीय रेल मंत्री जी अपने बिहार दौरे पर गए तो उनके द्वारा 5 नई ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की गई है, जिसमें 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है। पहले से देश में अभी 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें 2 अमृत भारत जो है वो बिहार से चलाई जाती है और 1 अमृत भारत जो है वो मालदा टाउन से बेंगलुरु के बीच में चलाया जाता है। जो नई ट्रेनों की घोषणा की गई है उसमें पटना से दिल्ली के बीच दैनिक स्तर पर एक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा। अभी तक जितनी भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें थी वह वीकली बेसिस पर चल रही थी, तो ये पहली ऐसी ट्रेन होगी जो कि डेली बेसिस पर चला करेगी। इसके अलावा दरभंगा से गोमती नगर यानी कि लखनऊ के बीच में एक साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन की योजना बनाई गई है। साथ ही मालदा टाउन से वाया क्यूल एक अमृत भारत एक्सप्रेस लखनऊ के लिए चलाने की योजना बनी है और 1 अमृत भारत एक्सप्रेस जो है सहरसा से अमृतसर के लिए चलाने की योजना बनाई गई है। तो ये 4 नए अमृत भारत एक्सप्रेस और 3 पहले से जो चल रहे हैं, कुल मिलाकर के 7 अमृत भारत एक्सप्रेस हो जाएंगे। इनमें से 5 ट्रेनों का जो उद्गम है या कहिए कि जो शुभ आरंभ है, बिंदु है, वह बिहार में है, जबकि जो मालदा टाउन से ट्रेन चलेगी लखनऊ के लिए उसका परिचालन भी वाया बिहार किया जाएगा। हम लोगों ने एक और नई ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो कि सीमांचल का जो एरिया है बिहार का, वहां के जोगबनी स्टेशन से तमिलनाडु की ईरोड स्टेशन के बीच में किया जाएगा और कई राज्यों के यात्रियों को इस ट्रेन के परिचालन से लाभ होगा। अमृत भारत ट्रेनों की यदि बात की जाए तो ये ट्रेन मिडिल क्लास को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। वैसे यात्री जो कि कम कीमत पर या कम किराए पे बेहतर सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, सुरक्षित और आरामदायक सफर करना चाहते हैं, उनके लिए अमृत भारत एक्सप्रेस एक नया तोहफा है, एक नया गिफ्ट है। पूरे देश में करीब 100 नए अमृत भारत रेक का निर्माण चल रहा है और ये जो अमृत भारत ट्रेन है इसमें वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस में है। एकमात्र फीचर जो नहीं है, आपके ये जो डिफरेंस है कि वंदे भारत एक्सप्रेस और जो नमो भारत रैपिड रेल है वह एसी सेगमेंट की ट्रेनें हैं, जबकि जो अमृत भारत एक्सप्रेस है वह पूरी तरह से नॉन एसी क्लास को कैटर करने के लिए बनाई गई है। इसमें हम लोगों ने फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल होल्डर, फोल्डेबल वाटर बोतल होल्डर, फास्ट मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी और बेहतरीन सीटें, एग्रोनॉमिकली डिजाइंड सीटें जो है वह उपलब्ध कराई है। हर कोच में रेडियम इल्यूमिनेटेड फ्लोरिंग स्ट्रिप्स लगाया गया है और यह भी यात्रियों की सुविधा के लिए किया गया है। ट्रेन जो है वह पुश पुल टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी कि जो लोको पायलट हैं वो दोनों डायरेक्शन में इस ट्रेन का परिचालन कर सकते हैं और कई बार जो लोको के रिवर्सल में या इंजन चेंज करने में जो टाइम लगता था वह इस ट्रेन में नहीं लगेगा। इसका जो शौचालय है वह काफी आधुनिक बनाया गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रो न्यूमेटिक फ्लशिंग सिस्टम होगा। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी एक विशेष प्रकार का शौचालय बनाया जाएगा जो कि उनके लिए काफी फ्रेंडली होगा। सील्ड गैंगवे और वैक्यूम एवेक्यूएशन सिस्टम से लैस होती हैं ये अमृत भारत ट्रेनें और हर कोच में यात्रियों को यह सुविधा दी गई है कि वो चाहें तो लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर से बात कर सकते हैं और इसके लिए इसमें टॉकबैक यूनिट लगाए गए हैं, फायर डिटेक्शन सिस्टम इसमें लगाया गया है और सूचना देने के लिए एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो अपने आप में काफी आधुनिक और बेहतरीन रेक्स हैं, बेहतरीन ट्रेनें हैं अमृत भारत एक्सप्रेस। और अब जब देश में ज्यादा संख्या में अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन होगा तो इससे यात्रियों को हम ज्यादा बेहतर तरीके से सर्व करने में, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। सर, अभी आपने बताया कि 7 अभी अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं अलग अलग हिस्सों से और 100 रेक तैयार किए जा रहे हैं। तो एक जो रेलवे के सामने चैलेंज होता है कि जब इस तरह की अनरिजर्व
गाड़ियां चलती हैं तो उनका मेंटेनेंस जो है, उनका मेंटेनेंस सही तरीके से हो पाए, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि रिजर्व गाड़ी में ट्रेन अटेंडेंट होते हैं हर कोच में। इसके लिए क्या प्लान किया गया है कि जिससे कि जो जब इन रूट जो है उसमें भी मेंटेनेंस हो सके? ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, इसमें स्लीपर क्लास भी है और जनरल सीटिंग क्लास भी है। तो दोनों क्लास के यात्रियों को इसमें कैटर करेंगे और इसमें हम लोगों ने साफ सफाई के लिए ओबीएचएस स्टाफ भी रखने की व्यवस्था की है, जो कि नियमित तौर पर पूरे ट्रेन की सफाई करते रहते हैं। इसके अलावा हमारी जो रेल मदद सेवा है उसके माध्यम से या 139 पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती है। अब हम लोग ने जो एक नया रेलवे ऐप रेल वन ऐप डेवलप किया है, उस पर भी यात्री लॉग इन कर करके किसी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई भाषा विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। मुंबई में भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर अब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख ने कहा, मुंबई में जो हो रहा है वे ठीक नहीं है, मनसे की भूमिका उचित नहीं है। उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कुछ मराठी लोगों पर निशाना साधा था। मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3-4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और वो बीजेपी के अत्यंत सीनियर नेता भी है। तो मुझे लगता है कि जो मुंबई में हो रहा है ये बात अच्छी नहीं है। जो मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे, तो ये भी मनसे की भूमिका ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मुंबई में रहने वाले नॉन मराठी लोग जो है कम से कम 70-80% लोग मराठी बोलते हैं, मराठी समझते हैं। 10-20% लोगों को शायद मराठी नहीं आती होगी तो समझती है और वो मराठी सीख सकते हैं। तो मनसे ने अपनी भूमिका में बदल करना चाहिए कि उनको तो समझाना चाहिए कि भाई आप यहाँ है तो मराठी पर बोलो। जिस तरह बिहार में भी कुछ न्यूज आई है कि भाई वहाँ एक मराठी आदमी जो है तो उनको बोला कि मैं भोजपुरी में बोलो, और वो हिंदी बोल सकता है लेकिन वो भोजपुरी नहीं बोल सकता है, तो उनको भी वहां मारा है। तो मुझे लगता है कि मनसे की भूमिका से ऑल इंडिया में रहने वाले जो मराठी लोग हैं इनकी जिंदगी धोखे में आई है। दिल्ली में कम से कम 4 लाख से ज्यादा मराठी लोग रहते हैं। हर राज्य में मैं जाता हूं तो वहां मुझे मराठी लोग मिलते हैं। और विशेषकर ये बताना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार में भी महाराष्ट्र भवन है, तो वहां भी मराठी लोगों की संख्या है। तो यहाँ अगर इसी तरह की भूमिका ली जाएगी तो देश भर में रहने वाले मराठी लोगों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है, तो उसका प्रोटेक्शन कौन करेगी? तो इसलिए, लेकिन जिस तरह निशिकांत दुबे जी ने स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट से सम्मत नहीं है, लेकिन उन्होंने सारे मराठी लोगों के लिए तो नहीं बोला है। जो लोग दादागिरी कर रहे हैं, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और मराठी बोलो वरना फिर हम तुम थप्पड़ मारेंगे, तो ऐसे लोगों को उन्होंने बोला है। उनका पटक पटक और मारेंगे मतलब हर मराठी आदमी को मारने का विषय नहीं है, दादागिरी करने वालों को मारेगा ऐसा उन्होंने बोला है। तो भी मुझे लगता है ये कोई बीजेपी का अधिकृत स्टेटमेंट नहीं है, ये व्यक्तिगत उनकी राय है, उन्होंने अपनी भूमिका रखी है और हम मतलब लेकिन उन्होंने दादागिरी करने वालों को ही मतलब ये इसका उत्तर दे दिया है। मराठी विवाद के बीच राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मीडिया से बात ना करें, मीडिया को इंटरव्यू ना दे, मीडिया से बात ना करें। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा मीडिया से बात ना करें, कैसे देखते हैं? नहीं, मीडिया से बात नहीं करो मतलब उन्होंने शायद बोला है कि अपने भाषण में बोला था कि अभी वीडियो निकाल कर थप्पड़ मारते थे, और ये भी थप्पड़ कोई हर आदमी को मारा ऐसा भी नहीं है। 1-2 लोगों को शायद थप्पड़ मारने का कुछ इनका प्रोग्राम हुआ था, लेकिन बाद में राज ठाकरे ने बोला था कि अभी वीडियो मत निकालो, तो डायरेक्ट मतलब उनको अगर वो कुछ दादागिरी करते हैं तो उनको थप्पड़ मारो। लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे ने अपनी भूमिका में बदल करने की आवश्यकता है। मराठी पर हमें गर्व है, उनको भी गर्व है, मराठी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी का इतना विरोध करना ठीक नहीं है। जैसे तमिलनाडु में अगर हिंदी का विरोध होता है, फिर महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध कभी नहीं हुआ है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है,
तो इसी तरह का विरोध करना, गुंडागर्दी करना, इसको रोकना चाहिए और पुलिस प्रशासन ने मतलब इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जरूर मेरा रोड में जो घटना घटी है वहाँ गुजराती लोगों ने, नॉन मराठी लोगों ने एक मोर्चा निकाला था कि ऐसे थप्पड़बाजी चल रही है तो इसके निषेध में और दोबारा इसी तरह घटना ना घटे उसके लिए उन्होंने अपना मोर्चा निकाला था। लेकिन मनसे ने भी अपना मोर्चा आनंद किया और पुलिस ने उनको बताया था कि भाई जिस रूट से आप जाना चाहते हैं वहां से नहीं जा सकते हैं, दूसरे रूट से आप मोर्चा निकालो, अपनी भावना व्यक्त करने का आपको भी अधिकार है। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। पुलिस ने जिस रास्ते से मत जाओ ऐसा बोला, उसी रास्ते से इनकी रैली जाने लगी। इसीलिए पुलिस को उनको रोकना पड़ा ताकि मतलब दोनों मोर्चा में कोई विवाद न पैदा हो या संघर्ष न हो। उसके लिए पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के स्थिति का विचार करते हुए उनको उस रोड से मोर्चा निकालने के लिए विरोध किया था, लेकिन दूसरे रोड से मोर्चा निकालने के लिए परमिशन नहीं दिया था। उनको नॉन मराठी को परमिशन दिया और अपने को परमिशन दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको भी परमिशन दिया था लेकिन उस रूट से नहीं परमिशन दिया था। हमने भी अनेक मोर्चे निकाले और हमने पुलिस का सुनकर हमने हमारी भावना व्यक्त की अनेक बार, लेकिन दो समूह में संघर्ष नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए पुलिस को इसकी चिंता होती है और इसीलिए पुलिस ने उस रूट से जाने के लिए उनको मना कर दिया था। खराब खाना मिला, इसको लेकर आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने बिहार बंद में लिया हिस्सा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने कहा, जिस तरह महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की चोरी हो रही है, उसी तरह की कोशिश बिहार में भी हो रही है। इंडिया गठबंधन के जो सीनियर नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती।
सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहां पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है, यहां लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है, ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए। अब वक्त तो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।